चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम मेरे दोस्तों IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग करने जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स। ये आपके FR के पेपर यानी F7 के पेपर के अंदर भी टेस्ट होता है, और ये ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि SBR के अंदर तो समझ लें इंतहा तक जाके टेस्ट होता है, यानी इसकी एग्जामिनेबिलिटी बिल्कुल उरूज के अंदर होती है SBR के अंदर। और यकीन जानो कि अभी जब ये स्टैंडर्ड पढ़ाने जाऊंगा ना, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर टॉपिक ही कुछ ऐसा छेड़ दिया है जो कि आपके लिए हर तौर से रेलेवेंट होने वाला है, हर एस्पेक्ट से रेलेवेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज 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 ये इंश्योर कीजिएगा कि आपको ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है और आप प्रॉपर अपनी असेसमेंट, अपनी कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखते हैं। क्लियर होती है आप सब लोगों के लिए बात? अच्छा सब लोग मेरे दोस्तों, आज जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 13 और इसका नाम है मेरे दोस्तों फेयर वैल्यू मेजरमेंट। मेरे दोस्तों, हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए सबसे पहले उसका नाम समझना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम समझ में आएगा तो उसका काम भी समझ में आएगा, और अगर नाम ना समझ में आया तो चाहे जितनी चाहे मेहनत कर लो, तुम्हें काम भी समझ में नहीं आएगा। असल चीज ये होती है कि आप नाम से अच्छी शुरुआत करें। मेरे दोस्तों, अगर हम IFRS 13 के नाम के ऊपर गौर करें तो इसके नाम के अंदर जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो फेयर वैल्यू के अल्फाज हैं। अच्छा मेरे दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि तुम फेयर वैल्यू का अल्फाज मेरे साथ आज पहली बार सुन रहे हो। तुमने ये फेयर वैल्यू का अल्फाज लातादाद मर्तबा सुना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब तुम शुरुआत करते थे IS2 से, तो IS2 के अंदर भी NRV के अंदर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की बात की गई थी, मार्केट वैल्यूज की बात की गई थी। तुम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो IS16 के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ मार्केट वैल्यू पे आने की बात की गई थी। IS38 के अंदर मार्केट वैल्यू की बात की गई थी। इवन जो लोग SBR वाले हैं वो IS19 के अंदर भी फेयर वैल्यू की बात करते हैं। आप IS38 के अंदर फेयर वैल्यू की बात करते हैं, आप IS36 के अंदर फेयर वैल्यू की बात करते हैं, आप IS 40-41 के ऊपर फेयर वैल्यू की बात करते हैं। यानी दर हकीकत सच बात यह है कि अगर पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की दुनिया को आज के जमाने के अंदर तोल दिया जाए, आज के जमाने के पैरामीटर्स पे रखा जाए, तो आप सब लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे कि आजकल के जमाने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दर हकीकत फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। यानी आप सब लोगों को यह बात मालूम है कि अगर आजकल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कोई चीज नहीं मिलती ना, या ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज मिलती है, तो वो सबसे पहले प्रपोज क्या कर दिया करते हैं कि उस चीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया जाए। यानी मार्केट वैल्यूज को सबसे अहम समझा जाता है आज के जमाने के अंदर। अब दोस्तों, क्योंकि आज के जमाने के अंदर हर चीज, हर औना पौना सारे के सारे स्टैंडर्ड्स फेयर वैल्यू के ऊपर हैं। IFRS 9 के अंदर तो इंतहा हो गई थी फेयर वैल्यू के ऊपर जाने के लिए। तो क्योंकि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फेयर वैल्यू के ऊपर हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये फेयर वैल्यू नामी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर, सबसे पहला आपसे सवाल हमारा ये बनता है कि जैसे कि आपने अपने ओपनिंग लेक्चर के अंदर यह कहा कि हम फेयर वैल्यू का अल्फाज हर औने पौने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सुनते हैं, तो सर जब हम ये फेयर वैल्यू का अल्फाज हर औने पौने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सुनते ही रहते हैं, तो फिर दुनिया के अंदर ये IFRS 13 कहां से आ गया? यानी IFRS 13 के आने की क्या जरूरत पड़ी दुनिया के अंदर, जब हर जगह फेयर वैल्यू का निजाम ही था? हम क्यों इस स्टैंडर्ड के ऊपर गौर रख के पढ़े? हम क्यों आपकी बातों को सुने? तो मेरे दोस्तों प्लीज जरा मेरी बात को गौर से सुनना। मेरे दोस्तों, IFRS 13 एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि शुरू से ही समझ लो आपको ये नहीं बताया करेगा कि किन चीजों को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो या किन चीजों को ना फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। ना तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपको ये बता रहा होगा कि कब फेयर वैल्यू कैलकुलेट होती है और कब फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। आज से पहले तुमने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, जहां जहां फेयर वैल्यू अल्फाज सुना, बेटा वहां वहां हमेशा आपको यह बताया जाता था कि इस वक्त फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसका इंपैक्ट PNL या OCI के अंदर लेके चले जाया करो। हर दुनिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि फेयर वैल्यू पे आना है और कब आना है, लेकिन कोई भी दुनिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तक ये नहीं बता रहा था कि जो फेयर वैल्यू होती है ये कैसे कैलकुलेट होती है।
यानी देखो नाम के ऊपर गौर करो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग बताने नहीं जा रहा, ये रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप है। ये आपको ये नहीं बताने जा रहा कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट कब होती है, ये रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप है। IFRS 13 सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों इस बात के ऊपर बात किया करेगा कि ये जो फेयर वैल्यू होती है ये मेजर कैसे होती है, यानी हाउ डू यू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, हाउ डू यू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? सर अगर फिर भी थोड़ा सा इंट्रो के अंदर ही बता दें कि एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 13 के नाम से बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, यानी द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज व्हाई अ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन फेयर वैल्यू। तो सुनो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर IFRS 13 आया इस वजह से क्योंकि प्राइमरीली जब तक दुनिया के अंदर IFRS 13 जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था ना, तो डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट टाइप की गाइडेंस प्रोवाइड किया करते थे फेयर वैल्यू के लिए। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला ये करता था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कहते हैं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता था कि फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट को कहते हैं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता था कि फेयर वैल्यू का मतलब NRV होना चाहिए है, कोई कहता था फेयर वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करो, कोई कहता था फेयर वैल्यू वैसे कैलकुलेट करो, कोई कहता था अब कैलकुलेट करो, कोई कहता था तब कैलकुलेट करो, कोई कहता था फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ये होनी चाहिए है, कोई कहता था फेयर वैल्यू की ये डेफिनेशन होनी चाहिए है। अब क्योंकि वैरिइंग सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू की डेफिनेशन थी, क्योंकि वैरिइंग सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू की गाइडेंस दुनिया के अंदर अवेलेबल थी, तो एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट हो रहा था कि देयर वर इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मामला एक ही था, मामला फेयर वैल्यू का ही था, लेकिन 16 कुछ और कह दिया करता था, 40 कुछ और कह दिया करता था, 41 कुछ और कह दिया करता था, कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह दिया करता था। यानी समझ लो टॉपिक एक ही है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर हॉच पॉच क्रिएट हुआ था आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। हर आने वाला नया स्टैंडर्ड कोई ना कोई फेयर वैल्यू की अपनी ही बात कर दिया करता था, इनकंसिस्टेंसी नहीं थी अक्रॉस द बोर्ड। तो तभी IASB ने मेरे दोस्तों IFRS 13 को लॉन्च किया, और IFRS 13 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दरमियान जो इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव कर देगा। हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग तो रहने देंगे, लेकिन ये फेयर वैल्यू क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है उसको एक स्टैंडर्ड के अंदर लाके डाल दिया करेंगे, ताकि ये जो अक्रॉस द बॉर्डर इनकंसिस्टेंसीज हैं इनको इग्नोर कर दिया जाए, ये दुनिया से डिलीट हो जाया करें। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बड़े ही लुब्बे लुबाब मैनर के अंदर बताऊं ना कि व्हाट वर द कोर रीजंस, यानी बहुत सारी रीजंस में से एक स्पेसिफिक कोर रीजन और भी क्या थी कि IFRS 13 को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो ये थी कि आज से पहले क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट बातें किया करते थे, तो हर एंटिटी एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपने पर्सपेक्टिव में समझा करती थी और अपने पर्सपेक्टिव में फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करती थी। तो अब क्योंकि डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ के डिफरेंट तरीकों से फेयर वैल्यू को इंटरप्रेट किया करती थी, तो हर एंटिटी अपनी अपनी फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करती थी और हर एंटिटी अपने अपने पर्सपेक्टिव के अंदर फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करती थी। तो इसका नतीजा क्या होता था कि एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज फॉर्म हो जाया करती थी। अब क्योंकि एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू फॉर्म हो जाया करती थी, तो ऐसे समझो कि ये मशीनरी एक ही है, ये एक मशीनरी ए कंपनी के अंदर भी लगी है, ये एक ए मशीनरी बी कंपनी के अंदर भी लगी है, ये एक मशीनरी दो कंपनीज के अंदर लगी हुई थी, सेम ब्रांड सेम चीज सेम स्पेसिफिक लगी हुई थी, लेकिन ये लोग फेयर वैल्यू किसी और तरीके से कैलकुलेट किया करते थे, ये वे फेयर वैल्यू किसी और तरीके से कैलकुलेट किया करते थे। क्योंकि स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, तो सब लोग बाटा मर्जी चलाया करते थे, सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाया करते थे, और क्योंकि हर एंटिटी अपने अपने तौर के पर फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करती थी, तो इसकी वजह से एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू कैलकुलेट हुआ करती थी, जिसकी वजह से लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती थी। अगर कोई भी इन्वेस्टर कोई भी एनालिस्ट डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए और उनमें एक जैसे होने वाले एसेट्स को आपस में कंपेयर करे, तो होते दोनों की सेम चीजें हुआ करती थी, लेकिन दोनों की फेयर वैल्यू की गाइडेंस अलग अलग थी, दोनों के तौर तरीके अलग अलग थे, तो लैक ऑफ कंपैरेबिलिटी हो जाया करती थी। यूजफुल इंफॉर्मेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं कम्युनिकेट हुआ करती थी। तो अब इनकंसिस्टेंसीज को हटाने के लिए
कंपैरेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आईएसबी ने अपने ऊपर ये बेड़ा उठाया कि उन्होंने ये कह दिया कि हम पूरा का पूरा एक नया नवेला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आया करेंगे, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम IFRS 13 होगा। हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम हर स्टैंडर्ड को बोला ये करेंगे कि जब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की बारी आए, यानी फेयर वैल्यू को मेजर करने की बारी आए, तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमारी तरफ आना पड़ जाया करेगा। और क्योंकि अब हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकी तरफ देखा करेगा, क्योंकि अब हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ IFRS 13 अप्लाई किया करेगी, तो यकीन जानो कि दुनिया के अंदर जो एंटिटी स्पेसिफिक का प्रॉब्लम हुआ करता था, वो एंटिटी स्पेसिफिक का प्रॉब्लम उठ के किसके ऊपर आ जाया करेगा? मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज के ऊपर आ जाया करेगा। यानी अगर मुझसे कोई ये स्टूडेंट पूछना चाहे कि सर कोई ऐसा लफ्ज बताओ कि जब मेरे पापा जो है पप्पो चाचा मामू खालू मुझसे कभी ये पूछ लिया करें कि IFRS 13 के अंदर नया क्या है, खास क्या है, तो उनको एक लफ्ज देके चुप करा दिया करें, तो मेरे दोस्तों ये लफ्ज ये हुआ करेगा, ये वर्डिक्ट ये हुआ करेगा कि IFRS 13 के आने की वजह से एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज खत्म हो गई हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, तो दुनिया के अंदर मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज का निजाम राज हो गया है। और देखो क्लियर भी है ना, देखो फेयर वैल्यू के लुग़वी मायने लोग ये बोलेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या है, और देखो मार्केट वैल्यू के तो नाम में मार्केट आ रहा है, तो उसूली तौर पे फेयर वैल्यू कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि पब्लिक एट लार्ज को रिप्रेजेंट करे, जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करे। लेकिन आज से पहले क्योंकि सब लोग अपनी मनमानी चला रहे थे, तो एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज हुआ करती थी, लेकिन IFRS 13 के आने के बाद मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज हो जाया करेंगी। ये एक बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है IFRS 13 को दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने का। सर थोड़ा सा और बताएंगे कि ये दुनिया के अंदर आ कैसे गया, यानी इन्वेंशन कैसे हो गई IFRS 13 की। तो मेरे दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर ना दो सुप्रीम अकाउंटिंग बॉडीज हैं। वैसे तो हर मुल्क के अंदर अकाउंटिंग बॉडी होती है, पाकिस्तान के अंदर SCCP ICAP अकाउंटिंग बॉडी है, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई उसकी लोकल लेजिस्लेशन होती है, लोकल रेगुलेटर होता है जो कि अकाउंटिंग्स को प्रपोज कर रहा होता है बेस्ड ऑन लोकल एंड बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट्स, वो सब चल रहा होता है। लेकिन अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कोई दो अकाउंटिंग बॉडीज को उठा के देखें तो उनमें से एक IASB है और एक FASB है। IASB का मतलब जो IAS और IFRS बनाती है हमारा किबला, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और सर ये FASB क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है US के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। अब वैसे देखो मेरे दोस्तों, सच बात तो ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया IAS और IFRS के ऊपर आ चुकी है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज IAS IFRS के ऊपर है, यूरोप पूरा का पूरा IAS IFRS के ऊपर है, फिर इस तरह मेजर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज भी IAS और IFRS के ऊपर हैं। लेकिन देखो पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ और US की इकोनॉमी एक तरफ। US की इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। दुनिया में कहीं भी कोई भी बिजनेस हो रहा हो, अक्सर उसकी पैरेंट कंपनी US के अंदर होती है। US की कंपनी, US की इंडस्ट्री मोस्ट लिक्विड इंडस्ट्री कहलाती है। वहां सबसे बड़ा इन्वेस्टर बैठा है, वहां सबसे बड़ी इनोवेशन होती है, चीजों का जन्म वहां से होता है। वो बहुत ही लार्ज स्केल इकोनॉमी है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आपको US की इकोनॉमी का अंदाजा लगाना है ना, तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रूमिंग इकोनॉमी किसकी है, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा ग्रूमिंग इकोनॉमी, यानी जिसको हम लुक आफ्टर करते हैं, जिसकी वजह से आजकल दुनिया थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, शायद वो चाइनीज इकोनॉमी है। बल्कि हम अपना तो पूरा पाकिस्तान चाइना के ऊपर चलता है, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान पाक चीनी भाई है भाई, हम हर बंदा जो हमें पैसे देगा हम उसके भाई हैं भाई, सिंपल बात है। तो दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ी इकोनॉमी किसको मानते हैं? चाइना को मानते हैं। यानी एक मार्कर से लेके, एक बोर्ड से लेके, लाइटों से लेके हर चीज आपको क्या दिखती है मेरे दोस्तों? चाइनीज दिखती है। वी लुक आफ्टर द चाइनीज इकोनॉमी। पर आपको पता है इन टर्म्स ऑफ GDP चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट इज US इकोनॉमी। चाइना इतना बड़ा CPEC $45 बिलियन का प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर ओबोर 1 बेल्ट 1 रोड का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं।
इतनी बड़ी इकोनॉमी पूरी दुनिया की, एप्पल के फोन्स तक वहां पे बनते हैं, सब कुछ चाइना के अंदर बनता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी वाली है? यूएस की इकोनॉमी। अब पूरी दुनिया आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर आ जाए, लेकिन जब तक यूएस आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर नहीं आ जाता, वो आईएएस और आईएफआरएस को तस्लीम नहीं कर लेते, तब तक आईएएस और आईएफआरएस की जीत नहीं होगी। यानी देयर इज अ बिग तजाद बिटवीन आईएसबी एंड एफएएसबी। पूरी दुनिया और यूएस के अंदर बहुत बड़ा तजाद है, और जब तक यूएस आईएएस और आईएफआरएस को कन्वर्ज नहीं कर लेता, मान नहीं लेता, तब तक बात निपटेगी नहीं। अब पूरी दुनिया आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर है, और यूएस अभी भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो अब आईएएसबी और एफएएसबी ने साथ मिलके कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट को बोला जाता है मेरे दोस्तों कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मिलाप का प्रोजेक्ट। ये सरहदों को मिलाना है, इन दोनों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के जरिए आईएएसबी और एफएएसबी के जो नुमाइंदे हैं, जो नॉमिनीज हैं, वो बार बार मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं और वो ट्राई ये कर रहे हैं कि एक सिंगल सेट ऑफ यूनानिमस स्टैंडर्ड्स किसी तरह बना लिए जाएं। यानी कुछ ऐसे काम हो जाया करें कि यूएस भी उन्हीं उसूलों के ऊपर काम किया करे जिसके ऊपर बाकी दुनिया काम कर रही है। इससे होगा ये कि अगर यूएस की अकाउंटिंग बॉडी आईएएसबी के साथ अलाइन हो गई तो समझ लो पूरी दुनिया एक पेज के ऊपर हो जाया करेगी, और फिर आया करेगा ग्लोबलाइजेशन का मजा। अभी तो कोई मजा समझ लो अकाउंटेंट्स की दुनिया के अंदर आया ही नहीं है। तो ये जो IFRS 13 मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर लॉन्च किया गया है ना, ये IFRS 13 इज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट बिटवीन IASB एंड FASB। यानी कम से कम मैं आपको ये तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि बाकी कुछ हो या ना हो, IASB और FASB ने साथ मिलकर फेयर वैल्यू के ऊपर गाइडेंस प्रिपेयर की है। यानी एट द लीस्ट कम से कम फेयर वैल्यू के टॉपिक तक यूएस भी हमारे बराबर ही है या हम भी यूएस के बराबर ही हैं, हम दोनों एक पेज के ऊपर हैं। तो इन वजूहात की वजह से दुनिया के अंदर IFRS लॉन्च किया गया, IFRS 13 लॉन्च किया गया। अब देखो एग्जाम के अंदर ये सब लिख कर आना है, तो याद रखना इनकंसिस्टेंसीज अक्रॉस द बॉर्डर हटाने के लिए। फिर दूसरी बात आपके सामने क्या कर दी, कंपैरेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, एंटिटी स्पेसिफिक नहीं मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज लाने के लिए। तीसरी बात क्या हो गई, कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की वजह से, इन वजूहात की वजह से मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर IFRS 13 राज हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों देख लो, एक बात मैं तुम लोगों को पहले से बता देना चाहता हूं, नोट करके बता देना चाहता हूं। देखो याद रखना IFRS 13 का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये डिफाइन करेगा कि फेयर वैल्यू क्या होती है और उसकी मेजरमेंट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया करेगा। लेकिन फेयर वैल्यू कैसे अकाउंट फॉर होगी और किस वक्त कैलकुलेट होगी, यानी टाइमिंग क्या होगी, ये हमेशा रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया करेगा, वो IFRS 13 के स्कोप में नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो IAS 2 कहता है कि भाई NRV तब कैलकुलेट करो जब कोई आपको एविडेंस मिल जाए। मिसाल के तौर पे IAS 16 के अंदर फेयर वैल्यू की बात की गई है सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ। IFRS 9 के ऊपर हर रिपोर्टिंग डेट की बात की गई है। तो कब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया करेगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको IFRS 13 बताया करेगा। समझ में आती है बात ये? अब सर आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी और इस तमहीद के जरिए आपने हमें यह सिखाने की कोशिश की कि आखिरकार दुनिया में IFRS 13 है क्यों। हमें यह समझ में आ गया कि IFRS 13 फेयर वैल्यू के बारे में है, लेकिन अब यह तो समझाएं कि इस स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है। यानी मेजरमेंट तो तब समझेंगे ना जब अपने को सबसे पहले यह समझ में आ जाए कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। मैं आपसे बोलता हूं आप 5 सेकंड लो और अपने दिमाग में सोचो कि यह फेयर वैल्यू का क्या मतलब है। मैं ये कहता हूं कि अगर हर स्टूडेंट अपने दिमाग में सोचेगा ना, तो जैसे ही मैं उससे सवाल करूंगा कि बताओ फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, ठक करके उसके दिमाग में फौरन से ये लॉजिक आ जाया करेगी, सिंपल है सर, फेयर वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू। अब क्योंकि आपका दिमाग ये कह रहा है कि फेयर वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू, तो आप ही के जवाब से मैं एक और सवाल निकाल लेता हूं। आपने यही बोला ना फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है, तो भाई फेयर वैल्यू का मतलब अगर मार्केट वैल्यू है तो पहले ये तो हमें बताया जाए कि फिर कौन सी मार्केट और कौन सी मार्केट की कौन सी वैल्यू। भाई जब आप कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हासिल करने जाते हैं, जब आप किसी मशीनरी की वैल्यू पता लगाने जाते हैं, तो एक से ज्यादा टाइप की मार्केट्स अवेलेबल होती हैं। तारिक रोड भी एक मार्केट है, गुलशन की मार्केट भी एक मार्केट है, डिफेंस की मार्केट भी एक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट भी एक मार्केट है। जब आप फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आपने मार्केट वैल्यू को रेफर किया,
किस मार्केट को रेफर किया, ये तो बताओ, IFRS 13 बताएगा। अच्छा चलो मार्केट बता दी, तो भाई मार्केट बताने के बाद हमें ये भी तो बताओ कि उस मार्केट की किस वैल्यू को मार्केट वैल्यू बोला जाएगा। एक मार्केट के अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, हम किस वैल्यू को जाके रेफर किया करेंगे, ये भी मेरे दोस्तों IFRS 13 डिफाइन किया करेगा। यानी मेरी बात से समझ में ये आया कि मामला उतना सिंपल नहीं है जितना कि तुम्हारा दिमाग कह रहा था। शायद इस स्टैंडर्ड से पहले तुम फेयर वैल्यू को मामूली मार्केट वैल्यू समझा करते होगे, लेकिन यकीन जानो अब जब IFRS 13 पढ़ने जाया करेंगे तो इसके अंदर बहुत बातें खोल खोल के बयान कर दी जाएंगी। यानी इतनी थिन लाइन होगी आपके कॉन्सेप्ट्स खराब और सही होने के अंदर कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गलत राह के ऊपर चले गए। तो प्लीज मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जाके ये पूछा, IFRS से जाके ये पूछा कि भाई आप फेयर वैल्यू किस चीज को कहते हो, तो उन्होंने एक लंबी सी तमीद बांधी, एक लंबी सी डेफिनेशन बता दी। भाई कहने लगे कि भाई फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। क्या कह रहे हैं? सिंपल है ना, यही तो कह रहे हैं। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। सिंपल। अब कोई अगर नन्ना मुन्ना बच्चा इस बात को इसके कोर लाइनों से पढ़े ना तो बोलेगा हाँ जो भी है, चलो फेयर वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू। लेकिन नहीं, हमारा प्रोफेशन मांगता है बारीकी। आप समझ लें, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, आप IAS IFRS के इमाम बनने जा रहे हैं, आप मुफ्ती बनने जा रहे हैं इसके, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप बारीकी से इस डेफिनेशन को पढ़ें। और मैं दावा करता हूं कि अगर बारीकी से इस डेफिनेशन को पढ़ा जाए तो पता नहीं कितने लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट्स इस 4 लाइनों की डेफिनेशन के अंदर आपको मिल जाया करेंगे, अगर मेरी बात को गौर से सुनने की तौफीक रखो तो। भाई मैंने IFRS की डेफिनेशन के अंदर क्या देखा? IFRS कहता है फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। कहने को तो ये 4 लाइनें हैं, लेकिन आप फोकस करो कि मैं किन बातों के ऊपर तुम्हारा जहन दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बात कुछ इस तरीके से स्टार्ट करी कि कहने लगे कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस। ये जो प्राइस का अल्फाज इस्तेमाल हुआ ना स्टैंडर्ड के अंदर, यहां पे गेम पलट गई, बिल्कुल अलग ही गेम हो गई। कहते हैं कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस। ये नहीं कहा IFRS ने कि फेयर वैल्यू इज द वैल्यू, कहने लगे फेयर वैल्यू इज द प्राइस। सर ये प्राइस के ऊपर आप इतना गौर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा प्राइस के लफ्ज से हमें यह अंदाजा होता है कि IFRS हमको यह सिखाना चाह रहा है कि जब भी फेयर वैल्यू की बात की जाती है तो फेयर वैल्यू की बात हमेशा पर यूनिट की जाती है। प्राइस का अल्फाज हमें इस बात की निशानदेही दे रहा है कि जब भी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो एज अ सम कैलकुलेट नहीं की जाती, इन टोटलिटी कैलकुलेट नहीं की जाती, बल्कि फेयर वैल्यू रेफर करती है पर यूनिट वैल्यू को, पर यूनिट प्राइस को। यानी हमें IFRS ने अपने पहले अल्फाज के अंदर पर यूनिट को तरजीह देने का कह दिया। यानी इसकी मिसाल आप कुछ ऐसे ले लीजिए कि आज से पहले बहुत बार ऐसा हुआ करता था ना कि आप किसी बिल्डिंग की मिसाल के तौर पे जाके IAS 16 के तहत फेयर वैल्यू निकाला करते थे, तो आप समझते थे कि मैं बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकाल रहा हूं। IFRS 13 कहता है नहीं, फेयर वैल्यू इज द प्राइस, पर यूनिट काम होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे मुझे इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालनी हो तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीकेकार यह होगा कि मैं सबसे पहले उठाऊंगा प्राइस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो प्राइस पर यूनिट है ना, ये जो वैल्यू पर यूनिट है, ये जो अमाउंट पर यूनिट है, ये जो मार्केट प्राइस पर यूनिट है, ये है फेयर वैल्यू। हाँ, फिर अब टोटल एसेट की फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय टोटल स्क्वायर किलोमीटर्स कवर्ड कर लेते हैं। जब टोटल स्क्वायर किलोमीटर्स कवर्ड करते हैं तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाया करती है। लेकिन IFRS 13 ने अपने पहले लेक्चर के पहले लफ्ज के पहली बात के अंदर बता दिया कि देखो मैं इस टोटल फिगर के ऊपर गाइडेंस बयान नहीं करता, मैं तो दर हकीकत इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर बयान करता हूं अपनी बातें। मैं आपको यह सिखा दिया करूंगा कि प्राइस पर स्क्वायर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होती है। फिर आप
अपने स्क्वायर किलोमीटर उठा लीजिएगा और जो हालात और वाकयात हो वैसे स्क्वायर किलोमीटर को मल्टीप्लाई कीजिए करिएगा और खुद ब खुद फेयर वैल्यू आपके सामने आ जाया करेगी। IFRS 13 का स्कोप पर यूनिट से रिलेटेड है, टोटल वैल्यू से रिलेटेड नहीं है। टोटल वैल्यू इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्लाइंग IFRS 13। बात समझ में आती है? फिर देखो, कहते हैं फेयर वैल्यू इज द प्राइस, यानी पर यूनिट की बात, दैट वुड बी रिसीव्ड, देखो जरा, टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। बहुत बारीक बात। तुम नोट करो कि जब किसी लिखने वाले ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखा तो लिखने वाले ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर यह नहीं लिखा कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी पेड टू बाय एन एसेट और रिसीव्ड फ्रॉम अ लायबिलिटी, ये नहीं लिखा हुआ। IFRS 13 ने अपनी डेफिनेशन के अंदर अल्फाजों का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया है कि कहने लगे कि जब आप फेयर वैल्यू डिटरमिन करने जाते हो तो फेयर वैल्यू डिटरमिन करते वक्त हमेशा ऐसे सोचना कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। जब भी कभी किसी एसेट की बात करते हैं ना तो एक एसेट के अंदर एक सेलर होता है, एक बायर होता है। IFRS 13 ने कहा कि तुम कभी भी बायर की वैल्यू को रेफर नहीं करोगे IFRS 13 के लिए, बल्कि तुम हमेशा सेलर की वैल्यू को रेफर किया करोगे IFRS 13 के लिए। बायर तो हो सकता है अंडर ड्यूरेस हो, बायर तो हो सकता है कि किसी जरूरत के तहत महंगी चीज खरीद रहा हो, बायर तो हो सकता है नॉलेजेबल ना हो, शायद तभी वो महंगी चीज खरीद रहा हो, बायर तो हो सकता है इतना प्रोएक्टिवली एक्ट ना कर रहा हो, लेकिन सेलर वो इंसान होता है जिसके पास मैक्सिमम उस यूटिलिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो तुम हमेशा याद रखना कि जब भी तुम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाया करोगे तो तुम ऐसे अज्यूम किया करोगे कि फेयर वैल्यू उस प्राइस को कहा जाता है जिसके अंदर हम किसी भी एसेट को सेल कर रहे हो और पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी। लायबिलिटीज सेल नहीं होती, लायबिलिटीज किसी और को ट्रांसफर होती हैं, शायद इसीलिए ट्रांसफर का लफ्ज यहां पे इस्तेमाल किया। अब देखो दोस्तों, ये जो बात है ना, इट इज द प्राइस टू सेल एन एसेट, बाय नहीं, टू सेल एन एसेट। ये जो सेल एन एसेट वाली बात है ना, इसको अगर मैं कम लफ्जों के अंदर बयान करूं तो इसको IFRS 13 कम लफ्जों के अंदर ये कहता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि फेयर वैल्यू के लुग़वी मायने होते ये हैं कि इट इज द एग्जिट प्राइस। फेयर वैल्यू इज नॉट द एंट्री प्राइस, इट इज द एग्जिट प्राइस। ये ना समझना कि फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी चीज को पाने के अंदर जो वैल्यू लगे वो फेयर वैल्यू, नो। फेयर वैल्यू वो प्राइस है, वो वैल्यू है जो कि आपके सामने आती है व्हेन यू आर सेलिंग एन एसेट। तो जो एग्जिट प्राइस होती है, जो आपके पास से जाने वाली प्राइस होती है, जो किसी के पास से भी जाने वाली प्राइस होती है, उस एग्जिट प्राइस को मेरे दोस्तों हमारे यहां क्या कहा जाएगा, हमारे स्टैंडर्ड के अंदर क्या कहा जाएगा, फेयर वैल्यू कहा जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी चीज से छुटकारा पाने की जो वैल्यू है, किसी भी चीज को चाहे लायबिलिटी हो तो ट्रांसफर करना, चाहे एसेट हो तो उसको सेल करना, जो छुटकारा पाने वाली प्राइस है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, फेयर वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड वहां रुका नहीं, स्टैंडर्ड और आगे चला, कहने लगा रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब IFRS 13 ये समझाता है कि जब मैं फेयर वैल्यू डिटरमिन करने जाऊंगा तो फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हुए मैं किसी वाकये को, किसी इवेंट को, किसी ट्रांजैक्शन को रेफर करूंगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कोई ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए है जो कि एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन हो। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल रनिंग ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन अंडर ड्यूरेस ना हो। यानी मिसाल के तौर पे वो ऑक्शन सेल नहीं होनी चाहिए है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके दिखाता हूं। आप सब लोगों को पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बैंक वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन देता है तो उस लोन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गिरवी रखता है। तो अब लेट सपोज हम ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि हमारे सामने लेट सपोज एक इंसान है अब्बास, ऐसी अब्बास नाम रख लेते हैं इसका। तो मिसाल के तौर पे एक इंसान है अब्बास ने जाके ले लिया बैंक से एक लोन। पहले तो बैंक अब्बास की शक्ल देख के इसको लोन ही नहीं दे रहा था, लेकिन चलो भाई फिर दे दिया, रहम खा के अब्बास को लोन दे दिया। अब्बास ने जब लोन लिया था तो अब्बास ने अपने वालिदैन का घर गिरवी रखवा दिया था बैंक को और फिर बैंक से लोन ले लिया था।
एक बार लोन के पैसे जेब में आ गए तो अय्याशी के अंदर पड़ गया। जब वो अय्याशी के अंदर पड़ गया तो उसने ये सोच लिया कि यार अब देखो पैसे तो उड़ाने ही उड़ाने हैं। उसने अय्याशी करके उसने पैसे लॉस मेकिंग वेंचर्स के अंदर फंसा के, गलत बिजनेस करके, नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव का बिजनेस करके उसने सारे के सारे पैसे डुबा दिए। बैंक को कुछ अरसे तक पेमेंट करता रहा था, लेकिन बाकी सारे पैसे डुबा दिए। वो डिफॉल्ट कर गया। उसने बोला आई डोंट हैव द मनी। अब अगर कोई भी कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए किसी बैंक के ऊपर तो बैंक क्या करता होगा? उसकी जो उसने जो एज सिक्योरिटी उसने जो एसेट रखवाया था उस एसेट को जाके हड़प कर लेगा। अच्छा देखो, अगर बैंक ने अब्बास का घर हड़प कर लिया तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले खुद उस घर के अंदर आके रहना स्टार्ट कर देंगे। नो, देखो बैंक का बिजनेस है पैसों का। इधर से पैसा आए उधर पैसा जाए। उनका यह काम नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने पास रखा करेंगे। बैंक के पास चंद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। उनका मेजर एसेट फिर भी पैसा होता है, क्योंकि उनका काम ही लेंडिंग और बोरोइंग है। उनका काम ही सिर्फ यही, और है क्या उनका काम? तो अब इस सिनेरियो के अंदर बैंक ने अब्बास के घर पे ढाबा बोला और ये घर अपने नाम पे कर लिया। अच्छा, जैसे ही घर अपने नाम पे कर लिया तो ये बात तो डन है कि बैंक को इस घर में रहना नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ करके बैंक को इस घर से छुटकारा पाना है ताकि उसके अपने पैसे रिलीज हो सके। अच्छा, जरा सोच समझ के बताओ, व्हाट डू यू थिंक, जब बैंक इस लड़के के घर से छुटकारा पाना चाह रहा होगा, यानी ऑक्शन सेल कॉल कर रहा होगा, तो क्या ये बैंक कोई फेयर वैल्यू या हायर वैल्यू का इंतजार कर रहा होगा? क्या बैंक जगह जगह फिरेगा, हर स्टेट एजेंट से आके बात करेगा, हर कस्टमर को घर दिखा के रिव्यू करवाएगा, क्या आए देखें जिससे अच्छी प्राइस मिलेगी उसको बेचूंगा? नो, द बैंक इज ओनली कंसर्न विद देयर ओन रिसीवेबल अमाउंट। बैंक क्या करेगा कि बैंक एक ऑप्शन कॉल करेगा और हर एरा कह रहा, नथु कह रहा है, जो भी प्राइस बोल रहा होगा एज लॉन्ग एज बैंक के पैसे रिकवर हो रहे हैं वो फौरन के फौरन इससे छुटकारा पा लिया करेगा। वो लॉ को इंश्योर करेगा और जल्द से जल्द इस एसेट से छुटकारा पा लिया करेगा। वो वेट नहीं करेगा कि मुझे ये एसेट की ट्रू वैल्यू मिले तो मैं ले जाके उस चीज को बेचूंगा। उसको जो सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगी उसके अंदर आके वो बेच दिया करेगा। यानी वो एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं जा रहा होगा, वो एक फोर्स्ड सेल्स ट्रांजैक्शन के अंदर जा रहा होगा, जिसके अंदर वो मजबूरी के जरिए किसी और के एसेट को बेच के आ रहा होगा। जो फोर्स्ड सेल्स ट्रांजैक्शन होती हैं वो कभी भी नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, और क्योंकि वो कभी भी नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं तो आईएफआरएस ने अपनी जबान के अंदर बता दिया कि तुम जब भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने जाओगे तो ऐसी टाइप की ट्रांजैक्शंस को मत रेफर किया करना। इस वजह से ना रेफर किया करना क्योंकि इन ट्रांजैक्शंस के अंदर जो लेन देन हुई भी होती है वो अक्सर डिप्रेस्ड होती है, वो अक्सर रियल वैल्यू ऑफ द एसेट नहीं होती है। ऑक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों को सस्ती चीज मिल जाया करती है, वो एसेट की ट्रू वैल्यू नहीं होती है। तो जब तुम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाया करो तो ऐसी टाइप की ट्रांजैक्शंस को मत रेफर किया करना, बल्कि ऐसे समझ लो कि तुम हमेशा ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस को रेफर किया करना। ऑर्डरली का मतलब ऑर्डरली, नॉर्मल, बेसिक जो होता है वैसी टाइप की ट्रांजैक्शंस को रेफर किया करना। तीन बातें हो गई। फेयर वैल्यू इज द प्राइस, पर यूनिट बात होगी। टू रिसीव, टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लायबिलिटी, फेयर वैल्यू इज सपोज्ड टू बी द एग्जिट प्राइस। किसी चीज को पाने की कीमत नहीं, किसी चीज को बेचने की कीमत की बात होती है। डन। और थर्ड बात उसने क्या की कि ऑर्डरली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए है, लेकिन तीन बातों के ऊपर भी इख्तिताम नहीं हुआ। कहने लगे एक और बात सुनो। हमने बोला क्या? कहने लगे इट शुड बी बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब बड़ा सिंपल मतलब है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है कि हम याद रखना, याद है ना आईएफआरएस 13 का कॉन्सेप्ट क्या था? आईएफआरएस 13 एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज नहीं चाहता, बल्कि आईएफआरएस 13 मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज चाहता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम फेयर वैल्यू उस प्राइस को बोलते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के अंदर मार्केट के अंदर होता तो इस चीज को कैसे सेल करता या इस लायबिलिटी को कैसे ट्रांसफर करता, वो कोई भी वैल्यू जिसको कोई मार्केट पार्टिसिपेंट रेफर करता है। एंटिटी की बात नहीं हो रही। देखो एंटिटी कभी सस्ता काम कर सकती है, कभी महंगा काम कर सकती है, अपनी गुडविल का फायदा उठा सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फेयर वैल्यू जब भी निकाली जाती है तो वो एंटिटी की ब्रांड नेम के साथ नहीं निकाली जाती। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रेफर किया जा रहा है। उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि फेयर वैल्यू वो प्राइस है जिसमें कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी एसेट को सेल करे या लायबिलिटी
लायबिलिटी को ट्रांसफर करे तो उस मार्केट पार्टिसिपेंट ने जिस प्राइस के ऊपर वो काम किया होगा वो क्या कहलाएगी, फेयर वैल्यू कहलाएगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का लफ्ज यहां पे रखने का मतलब क्या हुआ, एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू नहीं चाहिए है बल्कि मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यू चाहिए है। और फिर देखो आखिरी बात क्या लिख के दे दी, एट द मेजरमेंट डेट। एट द मेजरमेंट डेट का मतलब क्या है, जिस दिन आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और किस दिन फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ये हर रेलेवेंट स्टैंडर्ड आपको खुद बताया करेगा। ये IFRS 13 के अंदर डिफाइंड नहीं है। तो अब मेरे दोस्तों 4 बातें याद रख के आगे बढ़ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करने के अंदर जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, फिर बार बार अटेम्प्ट आती रहती और पता भी नहीं चलता। 4 बातें फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं और इसको लिख के और समझा के आना होगा। फेयर वैल्यू इज द प्राइस received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। ये 4 बातें तुम्हारे जहन के अंदर होनी चाहिए हैं। अब तुम देखो टेक्निकल तो बहुत है, ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन लफ्ज़ी तो इतनी टेक्निकल है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन देखो अल्टीमेटली अगर मामू फुप्पा चाचा खालू कोई भी अपने से ये पूछ ले, कोई छोटा मोटा स्टूडेंट अपने से पूछ ले, F3 के बच्चा आता है ना, वो आपसे ये पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता होगा। अब क्योंकि फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि IFRS 13 मार्केट किसको कहता है। क्या तारिक रोड की मार्केट एक मार्केट है, क्या डिफेंस की मार्केट एक मार्केट है, क्या कराची की मार्केट एक मार्केट है, क्या लाहौर की मार्केट एक मार्केट है, क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट एक मार्केट है। किसी भी चीज की फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें किस मार्केट को रेफर करना होता है, ये IFRS 13 आपको समझाएगा। विच मार्केट। IFRS 13 कहता है हमारी अजम्पशन है कि जब भी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो आप रेफर करते हैं किसी मार्केट को। हमने पूछा किस मार्केट को, तो कहने लगे कि या तो आप रेफर करेंगे प्रिंसिपल मार्केट को, पहले मेरी बात को सुनना फिर समझाऊंगा, या तो आप रेफर करेंगे जी प्रिंसिपल मार्केट को एंड इन अ सिनेरियो जिसके अंदर प्रिंसिपल मार्केट ना डिटरमिन हो पाए। अगर प्रिंसिपल मार्केट ना डिटरमिन हो पाए तो फिर आप रेफर किस चीज को करेंगे, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को जाके रेफर करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनना। आपका यही सवाल था ना, तारिक रोड मार्केट है, शाह फैसल एक मार्केट है, कौन सी मार्केट को मार्केट कहा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों कौन सी मार्केट को मार्केट कहा जाता है, हम सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालते वक्त रेफर किया करते हैं प्रिंसिपल मार्केट को और उसके बाद जाके किसको रेफर किया करते हैं, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को। अब सर ये समझाओ ये प्रिंसिपल मार्केट क्या बला है और ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या बला है। तो सुनो मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सवाल के अंदर आपको ये पहचानना पड़ता है। भाई देखिए प्रिंसिपल मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी की मोस्ट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। IFRS 13 ये कहता है कि तुम्हारा सवाल ये था ना कि मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए किस मार्केट को रेफर करना है। तो IFRS 13 ये कहता है कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप सबसे पहले उस मार्केट को रेफर किया करें जिसको हम टर्म करते हैं एज अ प्रिंसिपल मार्केट। और प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर उस चीज की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करती हैं। और तुम ये देखो लॉजिकल भी है भाई। मिसाल के तौर पे एक लड़का है जिसका नाम है अब्बास की होने वाली है मंगनी और उसको चाहिए है उसके लिए एक शेरवानी, वही अज्यूम कर लेते हैं। तो भाई अब्बास को चाहिए एक शेरवानी। अगर अब्बास को शेरवानी चाहिए होगी तो लॉजिकल ये हमारे और आपके कॉमन सेंस की बात है, अगर अब्बास को शेरवानी चाहिए होगी तो वो सबसे पहले किस मार्केट को जाके रेफर किया करेगा। वो इतना मामूली इंसान नहीं है कि एरी गहरी नत्थू गहरी जगह जाके मुंह मारे। वो फौरन क्या किया करेगा, तारिक रोड की कुर्ता गली के अंदर चला जाया करेगा और वहीं से जाके अपनी फेवरेट शेरवानी पसंद किया करेगा। क्यों? क्योंकि सर नाम के अंदर कुर्ता गली आ गया है, शायद वही ये शायद वही मार्केट होगी जहां पे ऐसी टाइप की चीजें सबसे ज्यादा मिला करती हैं। बेटा ये ह्यूमन नेचर है, ये एंटिटी की साइकी है, ये लॉजिकल और कॉमन सेंस बात है कि अगर कभी भी किसी भी एंटिटी या किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी चीज चाहिए होती है या किसी भी चीज को सेल करना होता है तो हमेशा प्रायोरिटी मार्केट कौन सी वाली मार्केट होती है, जहां पे उस चीज की लेन देन सबसे ज्यादा होती हो, यानी जहां पे मोस्ट ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर चीज की अप्लाई होती हो। देयरफॉर यू ऑलवेज रेफर प्रिंसिपल मार्केट। सर अगर अब्बास प्रिंसिपल मार्केट ना जा पाए तो
यानी इन द इवेंट कि जहां पे आप ये बात कर रहे हैं कि एक एंटिटी के लिए हम प्रिंसिपल मार्केट डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी मिसाल के तौर पे कोई प्रिंसिपल मार्केट है ही नहीं, कोई एक ऐसी मार्केट ही नहीं है जहां पे मोस्ट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे मोस्ट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यार प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। तो IFRS 13 कहता है कि इन दी इवेंट की प्रिंसिपल मार्केट ना डिटरमिन हो पाए, देखो हर केस के अंदर ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल मार्केट ना डिटरमिन हो पाए। अगर आपको शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है तो शेयर्स हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं और उसके लिए एक ही प्रिंसिपल मार्केट है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने कोई ऐसी कमोडिटी है, कोई ऐसी एसेट या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसकी मिसाल के तौर पर कोई प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तो IFRS 13 कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रिंसिपल मार्केट एन एंटिटी शुड अज्यूम द ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड इन द मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। सर ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या है? बेटा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता होगा। भाई अब्बास के ऊपर रख के देखते ना, लॉजिकल थी, भाई अब्बास को अगर शेरवानी चाहिए थी तो वो सबसे पहले जाके उस जगह जाया करेगा जहां पे वो शेरवानी ज्यादा वैरायटी के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन अगर अब्बास वहां ना जा पाया या उसको वो जगह मिल ही ना पाई तो वो लड़का क्या करेगा फिर? बेटा वो लड़का ये किया करेगा कि फिर वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये ढूंढेगा कि वो वहां से जाके खरीदारी किया करेगा जहां से उसको सबसे फीजिबल तौर के ऊपर सबसे अच्छी चीज मिल जाया करती होगी, यानी जिस मार्केट से उसको सबसे एडवांटेजियस चीज मिलती होगी वो वहीं जाया करता होगा। तो जो आपकी और मेरी साइकी है वो ही IFRS 13 की इंटरप्रिटेशन है। एन एंटिटी शुड फर्स्ट प्रेफर प्रिंसिपल मार्केट, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट इज कंसीडर्ड। अब सर सवाल, सर ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी होती है? अपने को कैसे पता चलेगा कि तारिक रोड वाली मार्केट को रेफर करना है या शाहराह फैसल वाली मार्केट को रेफर करना है या गुलशन या डिफेंस वाली मार्केट को रेफर करना है, कराची या लाहौर को रेफर करना है? किसको मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कहा जाएगा? तो दोस्तों मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को कैलकुलेट करने का तरीका यह होता है कि आप देखो कि उस मार्केट की प्राइसेस क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, और उसमें से सारी की सारी लॉजिकल कॉस्ट लेस करो। सारी की सारी लॉजिकल कॉस्ट का मतलब यह होता है कि उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी लेस करो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी लेस करो। जब सारी की सारी कॉस्टें लेस करने के बाद जिस मार्केट के अंदर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा रेजिडुअल फेयर वैल्यू बनती हो, यानी जहां पे सबसे ज्यादा फायदा नजर आता हो, उस मार्केट को आप क्या कह दिया करेंगे? मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कह दिया करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, पास्ट पेपर का सवाल है। उस पास्ट पेपर के सवाल के अंदर एग्जामिनर ऐसा ही सिनेरियो बनाएगा। एक कंपनी होगी, वो गाड़ियां बेचती है, वो गाड़ियां एशिया के अंदर भी बेचते हैं, अफ्रीका के अंदर भी बेचते हैं, किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर भी बेचते हैं, ये उनका काम है। अब आपको जाके वहां पे डिटरमिन करना होगा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तो जब मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट डिटरमिन करने जाओगे तो फेयर वैल्यू में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबको माइनस करके डिटरमिन करना कि सबसे फायदेमंद, सबसे सूदमंद मार्केट कौन सी मार्केट है, और उस मार्केट को हम टाइटल दे दिया करेंगे कि ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है। एक बार आपने किसी मार्केट को ये टाइटल दे दिया कि ये मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है, तो फिर यहां की जो फेयर वैल्यू हुआ करेगी आप उसको रेफर कर लिया करेंगे, उसको अपने IFRS 13 के लिए इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अच्छा एक बात, ये बहुत बड़ा आलू है, इसको प्लीज 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 गौर से बात को सुन लेना। और वो बात क्या है दोस्तों? देखो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट डिटरमिन करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबको लेस करना होता है ताकि ये पता लग सके सबसे सूदमंद मार्केट कौन सी है। लेकिन देखो जब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो फेयर वैल्यू क्या हुआ करेगी? फेयर वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है कि समझ लो मार्केट वैल्यू उस जगह की सेलिंग प्राइस माइनस ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मेरी बात को गौर से सुनना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि SBR वाले एग्जाम के अंदर कर सकते हैं और कुछ हद तक FR वाले भी कर सकते हैं। ये आलू ना पकड़ना, प्लीज मेरी बात को सुने। मेरे दोस्तों जब मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को सिलेक्ट करने जाते हैं तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी लेस किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी लेस किया जाता है, सब कुछ लेस किया जाता है। लेकिन एक बार आपने मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट सेलेक्ट कर ली, आपको पता लग गया कि तारिक रोड की मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है, तो फिर फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी?
फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आपने सिर्फ फेयर वैल्यू में से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेस करना होता है, सिर्फ मार्केट वैल्यू को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेस करना होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कभी लेस नहीं करना होता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस होगी या नहीं होगी ये रेलेवेंट स्टैंडर्ड हमेशा खुद बताया करेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करनी है या नहीं करनी ये रेलेवेंट स्टैंडर्ड का मामला है, इसके ऊपर IFRS 13 कुछ नहीं बताता। जैसे आप मिसाल के तौर पे बात करें तो जब IAS 2 के अंदर आपने NRV को पढ़ा था तो NRV का फॉर्मूला था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, पूरा मामला बताया गया था IAS 2 के अंदर। इसी तरह जब तुम लोग IAS 40 पढ़ते हो तो वहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात है, लेकिन जब तुम IFRS 9 पढ़ते हो तो वहां पे सिर्फ फेयर वैल्यू की बात है। जब तुम IAS 16 पढ़ते हो तो वहां पे सिर्फ फेयर वैल्यू की बात है। जब तुम IAS 41 पढ़ते हो तो वहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात है। यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू में से लेस होगी या नहीं होगी ये हमेशा हर रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताया करेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लेस होगी। ये मार्केट वैल्यू को पानी की कॉस्ट होती है, ये तो लेस होगी। अब कॉस्ट टू सेल अगर कोई स्टैंडर्ड बोले कि लेस करो तो कर देना, ना बोले तो मत करना। IAS 16 में नहीं करना होता लेकिन IAS 2 के अंदर जाके करना होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेलेवेंट स्टैंडर्ड का पार्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों लेस करना होता है, क्योंकि हम मोस्ट एडवांटेजियस निकाल रहे हैं तो एडवांटेजेस तो आफ्टर कॉस्ट ही आते हैं, सारी कॉस्टों को लेस कर देना। लेकिन एक बार मार्केट डिटरमिन हो गई तो मार्केट डिटरमिन करने के बाद फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ तब तक नहीं आएगी जब तक कोई स्टैंडर्ड खुद से नहीं कह देता हमारे स्कोप से बाहर है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करना। क्लियर होती है बात? ये तो देखो, एक तो तुम्हें ये समझना था IFRS 13 दुनिया के अंदर आया क्यों, आ गया तो कहता क्या है, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू को कहते हैं। सवाल ये था कि मार्केट किस चीज को कहते हैं, तो मार्केट का मतलब प्रिंसिपल मार्केट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट को रेफर किया जाता है। आपने इस बात को समझ लिया और याद रखना कि ये बात जो भी तुम समझ लो, मैं किसी पास पेपर का आंसर सुना रहा हूं, क्योंकि इतनी थिन लाइन होती है एग्जाम के अंदर कि मैं बोलता हूं कि बड़े से बड़ा आदमी पकड़ ही नहीं सकता कि फेयर वैल्यू कब और कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो प्लीज मेरी बात को तहम्मुल के साथ गौर से सुनना। मेरे दोस्तों, आप कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों, आपने याद होगा कि आपने डेफिनेशन के अंदर यह पढ़ा था कि देयर इज समथिंग नोन एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो अब आपका सवाल यह हो सकता है कि IFRS 13 मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कैसे डिफाइन करता है। तो IFRS 13 ये कहता है, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, लिख कर आना होगा। IFRS 13 कहता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट वो इंसान या वो एंटिटीज होंगी जिनके अंदर 4 खुसूसियात यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। हर मार्केट का बंदा मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोने के गफूर भाई को उठाया और उन्होंने जो प्राइस बोली उसको फेयर वैल्यू कह दिया। हर इंसान की बात के ऊपर ईमान लेकर नहीं आना, हर उस इंसान की बात के ऊपर ईमान लेकर आना है जिसके अंदर 4 खुसूसियात पाई जाती हो। मार्केट पार्टिसिपेंट 4 क्वालिटी को इंक्लूड करेगा अपने अंदर। पहली क्वालिटी क्या होगी? ही मस्ट बी नॉलेजेबल। हर एरे गैरे नथु कैरी की तरफ से प्राइसेस नहीं उठाई जा सकती, सिर्फ उस एरे गैरे नथु कैरी की प्राइसेस उठाई जाएंगी जिसके पास नॉलेज हो उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी की। ये ऑडिटर टेस्ट करता है कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त किस मार्केट पार्टिसिपेंट का सहारा लिया गया था, क्या वो इतना नॉलेजेबल था या नहीं था। अगर वो नॉलेजेबल होगा तो ट्रू प्राइस के ऊपर चीज खरीदेगा, अगर वो नॉलेजेबल नहीं होगा तो 4 वाली चीज 6 आने की खरीद के लेकर आ जाएगा। आप ओवरस्टेट करने की ना कोशिश कीजिएगा। देयरफॉर नॉलेजेबल मार्केट पार्टिसिपेंट का होना लाजमी है। फिर उसके बाद वो कोई ना कोई ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट होना चाहिए है जो कि इंडिपेंडेंट हो। आप सब्सिडरीज की सेलिंग प्राइस को रेफर नहीं कर सकते अपनी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए। आप अपने से रिलेटेड पार्टीज की फेयर वैल्यू को रेफर नहीं कर सकते मार्केट वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए। आपको हमेशा कोई ना कोई मार्केट का ऐसा इंसान उठा के लेकर आना पड़ेगा जिसका बजाते खुद आपसे कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि अगर अपने जानने वाले की प्राइस को अपनी फेयर वैल्यू बना दिया तो मेरे दोस्तों फिर वो एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू हो जाया करेगी, वो मार्केट स्पेसिफिक नहीं होगी। इसलिए उस इंसान का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। पहला नॉलेजेबल हो, दूसरा इंडिपेंडेंट हो, तीसरी बात यह है कि वो एबल भी हो और विलिंग भी हो। तुमको याद है बचपन में जब मार्केटिंग पढ़ाई जाती थी ना, तो मार्केटिंग के अंदर ये समझाया जाता था कि कस्टमर वो इंसान है जो कि एबल भी हो और विलिंग भी हो। हर इंसान आपका कस्टमर नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर कभी मैं भादराबाद से गुजरता हूं ना, तो भादराबाद के ऊपर बिल्कुल ये जो फ्लैट्स बने हुए ना भादराबाद के ऊपर, बड़े बड़े फ्लैटों के ऊपर ना इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए होते हैं जिसके ऊपर जोंग या यूफोन का इतना बड़ा लाखों रुपए का बैनर लगा हुआ होता है।
तो कभी कभार मैं गुजर रहा होता तो मैं बोलता हूँ यार कितने पागल लोग हैं, इतना बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है जोंग का या यूफोन का, कौन खरीदता होगा यार ये इस ज़माने के अंदर। मेरे अंदर क्योंकि चाह नहीं है तो मेरे लिए वो चीज़ बेकार है। लेकिन ये भी सच बात है कि अगर कभी मिसाल के तौर पे मुझे कोई सिम कार्ड चाहिए हो तो सच बात यह है कि मैं हर रोड के ऊपर इधर उधर देखता चला जाता हूं कि कहीं से कोई जोंग का पोस्टर नजर आ जाए और मुझे पता लग जाए ये चीज़ कहाँ से मिल सकती है। वैसे एसीसी हर एक के काम का नहीं है। एसीसी के इतने बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो मिर्चा वाला सब ऑफ अकाउंटेंसी और वो कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट और वो ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होता है, कोई नहीं देखता। मैं कहता हूँ मैं खुद कभी एज ए टीचर कभी कभार खुद सोचता हूँ अब इसको देखता कौन होगा। लेकिन अगर मुझे खुद एसीसी करना हो तो फिर मैं हर दीवार के नीचे छाना करूंगा कि यार कहीं यहाँ तो कोई मिर्चा वाला का बोर्ड नहीं लगा हुआ, यहाँ तो किसी इंस्टीट्यूट का बोर्ड नहीं लगा हुआ, मैं खुद जाके ढूंढने की कोशिश किया करूंगा। तो यानी याद रखना कि ट्रू मार्केट पार्टिसिपेंट वही मार्केट पार्टिसिपेंट है जिसके पास नॉलेज भी हो, वो इंडिपेंडेंट भी हो और उस पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी को ट्रेड करने के लिए एबल भी हो और उसके साथ साथ विलिंग भी हो। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स जिस इंसान के अंदर या जिस एंटिटी के अंदर पाई जाएंगी तो उसकी ट्रांजैक्शन की प्राइस को आप फेयर वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। डन। आखिरी चीज जो कि इस रेलेवेंट बोर्ड के अंदर आपके लिए रेलेवेंट है वो क्या? ये सिंपल गाइडेंस है, इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है, ये सिंपल गाइडेंस है। IFRS 13 ये कहता है कि भैया देखो, जब तुम कोई एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने जाओ, और आप यही करने जाएंगे, तो कहते हैं जब तुम किसी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने जाओ तो प्लीज उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना जो कि कोई नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर करता होगा। हम मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यू निकालने जा रहे हैं ना, तो फिर हर वो बात कंसिडर करना जो कि कोई भी औना पौना मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर करता होगा। क्या? सच एज जिस एसेट की वैल्यूएशन होने जा रही है उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन को देखते हुए फेयर वैल्यू डिटरमिन करना, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन को देखते हुए फेयर वैल्यू डिटरमिन करना, जिस एसेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है कि जिस बिल्डिंग को सिर्फ ABC इदारा यूज कर सकता है, XYZ इदारा यूज ही नहीं कर सकता। तो अगर उसको XYZ इदारा यूज ही नहीं कर सकता तो अगर XYZ इदारा इस बिल्डिंग को लेने आता तो इस रिस्ट्रिक्शन को जरूर कंसिडर करता अपने फैसले के अंदर। अगर कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी रिस्ट्रिक्शन को कंसीडर करते हुए किसी भी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालता तो तुम भी उस रिस्ट्रिक्शन को अपनी कैलकुलेशन के अंदर या अपनी असेसमेंट के अंदर शामिल कर लिया करना। ये गाइडेंस है IFRS 13 की। तो अब मेरे दोस्तों ये पहला हिस्सा निकला, जिस पहले हिस्से के अंदर हमने सिर्फ जनरल बातें की हैं कि फेयर वैल्यू क्या है, क्यों है और स्टैंडर्ड को हम पढ़ते क्यों हैं। अब जो बात होने वाली है वो सारी की सारी स्पेसिफिक बातें होने वाली हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड IFRS 13 बात किया करेगा। आप बड़ी स्पेसिफिक बातें सुनने वाली हैं। क्लियर बात समझ में आती है? अब आपके पास देखें कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल हैं IFRS 13 के अंदर। ये स्पेसिफिक गाइडेंस बड़ी काम की गाइडेंस हैं क्योंकि शायद यही वो गाइडेंस हैं जो आपके पास सबसे ज़्यादा एग्जामिनेबल हो जाती हैं। अल्टीमेटली आपको IFRS 13 की ओपनिंग नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी सिनेरियो के अंदर अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी काम की बातें हैं। मेरी बातों को, स्पेसिफिक गाइडेंसेस को प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। मेरे दोस्तों, अभी जो हम सबसे पहला एरिया पढ़ने जा रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया पढ़ने जा रहे हैं IFRS 13 के अंदर, उस एरिया का नाम है डिटर्मिनिंग फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये रिकॉल करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या थे। तो फाइनेंशियल एसेट्स कैश थे, राइट टू रिसीव कैश थे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर कंपनी थे, आपके पास पोटेंशियली फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ये सारे के सारे सिनेरियोज आपके सामने फाइनेंशियल एसेट्स है जो कि IFRS 9 के स्कोप में है। नाउ अदर देन IFRS 9 वाले एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं। नॉन फाइनेंशियल एसेट की बात ये हो जाएगी कि जैसे आप किसी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है। अगर आप किसी इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये नॉन फाइनेंशियल एसेट है। अगर आप किसी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू निकालने जा रहे हैं, किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं और अब आप इनकी फेयर वैल्यू निकालने जाएंगे। अब सर, इनकी फेयर वैल्यू निकालते वक्त, यानी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू निकालते वक्त, लैंड की फेयर वैल्यू निकालते वक्त, किसी ऐसे एसेट की फेयर वैल्यू निकालते वक्त खास बात क्या है, स्पेसिफिक गाइडेंस क्या है, तो सुनो। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू IFRS 13 अ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स शैल बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। बस अब इसको लॉक कर लो।
जब भी तुम कभी किसी नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू निकालने जाओ, सर नॉन फाइनेंशियल एसेट बोले तो बेटा मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, बेटा मैं इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं, बेटा मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, मैं लैंड की बात कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा हूं। IFRS 13 ये कहता है कि देखो मेरे दोस्तों, उसूल याद रखना, हम एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज नहीं चाहते हैं, हम मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यूज चाहते हैं। हम एंटिटी की फेयर वैल्यू नहीं निकालते, हम इस एसेट की मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो इसी मुनासिबत से मेरी बात सुन लेना, IFRS 13 कहता है कि तुम जब भी फेयर वैल्यू निकालने जाओ तो फेयर वैल्यू निकालते वक्त तुम हाईएस्ट और बेस्ट यूज का ख्याल रखना। ये हाईएस्ट और बेस्ट यूज को रेफर किया जाएगा फेयर वैल्यू निकालते हुए। अब सर सवाल, ये हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वाला सिनेरियो क्या हो गया? तो अब मिसाल ले लेते हैं भाई। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक लड़का है, जो अज्यूम कर लेते हैं इसका नाम अब्बास है। अब्बास एक लड़का है। अच्छा, अब्बास के पास जो है ना जिंदगी में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अब्बास के पास जिंदगी में पढ़ाई है, अब्बास के पेपर भी निकल जाते हैं, अब्बास के पास जेब में थोड़े बहुत पैसे भी रहते हैं, अब्बास के पास घर है, अब्बास के पास माँ है, अब्बास के पास वो भी है, अब्बास के पास सब कुछ है। बल्कि अब्बास तो इतना बड़ा सेठ आदमी है कि मिसाल के तौर पे इसकी कई गज की, बहुत हजारों गज की एक कोठी बनी हुई है, इसकी बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा घराना है इसका, और ये बहुत बड़ी कोठी मिसाल के तौर पे इसके पास मौजूद है साइट एरिया के ऊपर। मतलब साइट एरिया इज सपोज टू बी सिंध इंडस्ट्रियल एरिया ना, लेकिन अब्बास की बहुत बड़ी रिहाइश का बहुत बड़ा घर किधर बना हुआ है? मिसाल के तौर पे साइट एरिया में बना हुआ है। आस पास हरियाली ही हरियाली नहीं है, हर जगह फैक्ट्री, धुआं वुआं, कीचड़ वीचड़, केमिकल्स निकल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बसों से गिर रहे हैं, लेबर ही लेबर है, झगड़ रहे हैं, पुलिस का नामो निशान नहीं है, मोबाइल चल रहे हैं। इस जगह पे अब्बास का बड़ा सा बंगला है। अब अब्बास ने मिसाल के तौर पे ये फेयर वैल्यू वाला स्टैंडर्ड पढ़ा और इसने ये तय कर लिया कि यार मुझे अपनी ये साइट वाली जो कोठी है ना, इस कोठी की मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है। तो कहने से अगर आप किसी कोठी की यानी किसी बिल्डिंग की, किसी लैंड एंड बिल्डिंग की, किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है। और नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए IFRS 13 ने उसूल ये बयान किया था कि आप हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को इस्तेमाल करेंगे। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब अब्बास अपनी इस घर की फेयर वैल्यू निकालने जाएगा तो वो ये सोच के फेयर वैल्यू ना निकाले इस जगह की कि ये इसका घर है, बल्कि वो एक मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह सोचते हुए निकाले कि इस घर की फेयर वैल्यू मार्केट पार्टिसिपेंट की जहन से क्या होगी। यानी अब्बास को ये सोचना पड़ेगा कि अब्बास का जो इस जगह से रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जिस्टिंग यूज है, क्या ये एग्जिस्टिंग यूज हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है एसेट का? शायद नहीं। मिसाल के तौर पे जहां अब्बास के पास एक कोठी मौजूद है, जहां उसका बहुत बड़ा बंगला मौजूद है, ये इसने बनाया हुआ है साइट एरिया के अंदर। तो साइट एरिया तो एक ल्यूक्रेटिव एरिया है, उसका नाम में इंडस्ट्रियल एरिया आता है। ये तो स्पेसिफिकली बनाया गया था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ही बना करेंगी। हर जगह फैक्ट्री, पेप्सी फैक्ट्री वहां पे है, कोक फैक्ट्री वहां पे है, सीमेंट्स वहां पे है, हर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी वहां पे है। तो साइट तो बनाया ही इस वजह से गया था कि वहां पे फैक्ट्रीज खोले, लेकिन अब्बास भाई वहां पे अपना घर बना के बैठे हुए हैं। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो तुम जरूरी नहीं है कि तुम अपने एग्जिस्टिंग यूज के तहत ही इस जगह की फेयर वैल्यू निकालो, बल्कि तुम हाईएस्ट और बेस्ट यूज को कंसिडर करो। मिसाल के तौर पे आप जरा सोचें, ये जो अब्बास की बहुत बड़ी हजारों गज की प्रॉपर्टी है, इस हजारों गज की प्रॉपर्टी का क्या हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ये होगा कि उसको एज ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज ये होगा कि उसको एज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाए? शायद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सिंस के ये एरिया साइट एरिया में मौजूद है तो शायद इसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज ये होता होगा कि इसको इंडस्ट्रियल यूज के अंदर लाया जाए रादर देन इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह लाया जाए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मुनासिबत से इस जगह के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हैं, ना सी फेसिंग है, ना समझ लो कि अच्छी खासी हवा आती होगी, ना सिक्योरिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ना कैसे कह सकते हैं कि बाहर निकल के बच्चे गली में क्रिकेट खेल लेंगे। ये सब चीजें नहीं हो सकती, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम है इसके एग्जिस्टिंग यूज के अंदर। IFRS 13 कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिस
जिस तरीके से तुम अपने एसेट को इस्तेमाल करते हो वैसे ही कोई मार्केट पार्टिसिपेंट भी इस्तेमाल किया करे। तुम्हें एंटिटी स्पेसिफिक फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें मार्केट स्पेसिफिक फेयर वैल्यू चाहिए है। इसलिए तुम जब भी कभी किसी नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन करने जाओ तो तुम देख लिया करो कि क्या एसेट का एग्जिस्टिंग यूज हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है या कोई ऑल्टरनेटिव यूज ऐसा हो सकता है जो कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज आता होगा। अब इस वाले केस के अंदर कहने से इंडस्ट्रियल यूज हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज होगा, क्योंकि साइट एरिया के अंदर सबसे अच्छे इकोनॉमिक बेनिफिट उस प्रॉपर्टी से ऐसे ही मिल सकते हैं कि वहां पे कोई फैक्ट्री बना दी जाए। कराची के अंदर अब वैसी जगह खत्म हो चुकी है फैक्ट्री बनाने की, अगर ये लड़का अपनी इस प्रॉपर्टी को फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करवाना चाहेगा तो इसको ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिला करेंगे। ये इसका हाईएस्ट और बेस्ट यूज है। तो IFRS 13 ये कहता है कि जब आप इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालने जाओ ना, मार्केट वैल्यू निकालने जाओ, तो इसकी मार्केट वैल्यू ये सोच के ना निकालना कि ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बल्कि इसकी मार्केट वैल्यू ये सोचते हुए निकालना कि अगर कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन के अंदर इस प्रॉपर्टी को एज एन इंडस्ट्रियल यूज देख रहा होता तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती। इस केस के अंदर फेयर वैल्यू निकालते वक्त आप इंडस्ट्रियल यूज को कंसिडर कर रहे होंगे रादर देन एग्जिस्टिंग यूज को कंसिडर कर रहे हो। आप ऑल्टरनेटिव यूज को प्रेफरेंस दे रहे होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू रादर देन इट्स एग्जिस्टिंग यूज। अब चंद नन्हे बच्चे ना यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। चंद नन्हे मुन्ने बच्चे ये समझेंगे कि आप अब्बास को ये कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के यहाँ पे फैक्ट्री खोल दो। नहीं, हम एंटिटी को ये नहीं कह रहे कि वो अपने एग्जिस्टिंग यूज को ट्रांसफॉर्म कर ले। हम एंटिटी को ये नहीं कह रहे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बना ले। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी तो कुछ ऐसे कैलकुलेट होगी जैसे कोई नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट इस चीज को इस्तेमाल करता, और अगर अब्बास के अलावा कोई भी दिमाग वाला इंसान होता तो वो जरूर इसको एज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता। तो फिर फेयर वैल्यू भी एज एन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। हम ये नहीं कह रहे कि अब्बास को घर से निकाल के यहां फैक्ट्री बना लो। अब्बास जो करना चाहता है यहां पे करता रहे, जैसे टाइप का घर चलाना चाहता है यहां पे चलाता रहे, लेकिन जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी वो विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज होगी। सिर्फ फेयर वैल्यू के पर्पस के लिए आपको ऑल्टरनेटिव यूज को तरजीह देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। सर, क्या हमेशा फेयर वैल्यू निकालते हुए ऑल्टरनेटिव यूज को ही कंसिडर करना होता है? एक सेकेंड, अगर वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज हो। सर एक सेकेंड, सर अगर हाईएस्ट और बेस्ट यूज हो तो क्या हमेशा ऑल्टरनेटिव यूज को ही कंसिडर किया जाता है फेयर वैल्यू निकालने के लिए? IFRS ने बोला हां, लेकिन ना। कहने लगा कि वैसे तो हमारा उसूल ये है कि आप हमेशा हाईएस्ट और बेस्ट यूज को कंसीडर करते हुए फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया करें, और ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट और बेस्ट यूज आपका ऑल्टरनेटिव यूज भी हो। लेकिन मेरी बात सुन लो, ऑल्टरनेटिव यूज को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब कंसीडर किया जाएगा जब 3 कंडीशंस मीट हो जाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो बात टेक्निकल है, सवाल में अप्लाई करने को आती है, इसी का सवाल आता है, सबसे ज्यादा इसका सवाल आता है। क्या है भाई सीन? आप फेयर वैल्यू किसी भी नॉन फाइनेंशियल एसेट की निकालने जाएं तो आप ऑल्टरनेटिव यूज को कंसीडर कर सकते हैं अगर वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज हो। बस आप ये याद रखिएगा कि जब आप ऑल्टरनेटिव यूज को कंसीडर करने जाएं तो ऑल्टरनेटिव यूज सिर्फ और सिर्फ तब कंसीडर किया जा सकता है जब 3 कंडीशंस मीट हो। और तुम देखो इन तीनों कंडीशंस के साथ एंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशंस को एक साथ मीट होना जरूरी होगा। कोई 2 या 1 हो जाए तो मामला नहीं चलेगा। ऑल्टरनेटिव यूज पे जाने के लिए, फेयर वैल्यू पर्पस के लिए ही जाने के लिए तीनों की तीनों कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। सर ये 3 कंडीशंस क्या हैं? जो आप हाईएस्ट और बेस्ट यूज के लिए ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर कर रहे हैं ना, वो ऑल्टरनेटिव यूज कोई ना कोई ऐसा यूज होना चाहिए है जो कि सबसे पहली बात प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। कोई ऐसा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का आइडिया ना लेकर आ जाइएगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन वो काम अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उस ऑल्टरनेटिव यूज को नहीं कंसीडर किया जा सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। भाई आप एक घर में रहते हैं और आपका घर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना हुआ है। किसी ने बोला भाई इसकी फेयर वैल्यू निकालो। आपने बोला फेयर वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसीडर करना पड़ेगा। तो किसी ने बोला कि अगर इस घर की जगह पे एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई होती ना तो ये इस प्रॉपर्टी का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज होता है। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप ऑल्टरनेटिव यूज को रेफर करें।
लेकिन जो ऑल्टरनेटिव यूज़ की रिकमेंडेशन दी जा रही है, हर बार उस ऑल्टरनेटिव यूज़ के ऊपर ईमान नहीं लेकर आना। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस ऑल्टरनेटिव यूज़ की बात हो रही है, क्या वो ऑल्टरनेटिव यूज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। हाँ, ये बात मानता हूं कि अगर तुम्हारी घर की जगह पे एक 5 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई होती तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहीं ज्यादा होते एज कंपेयर टू तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर वाले घर के। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जगह के ऊपर 5 स्टोरी बिल्डिंग बन भी सकती है? क्या जमीन इतनी मजबूत है कि यहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की इजाजत हो? आसपास हर जगह पे सिंपल घर बने हुए हैं। अगर सिंपल घर बने हुए हैं तो उसके बीच में बिल्डिंग बनाने की इजाजत मिलेगी कैसे? क्या ये अलाउड होता है? क्या इतनी जगह के ऊपर 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल होगा? आपको इस बात की प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी कि क्या ये काम लॉजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या पॉसिबल नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव यूज को कंसीडर करने जाएं, लेकिन सबसे पहले ये सोचें कि वो काम प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अच्छा चलो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो फिर ये भी सोचो कि क्या वो काम लीगली परमिसिबल है। तुम्हारा दिमाग उसकी इजाजत देता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कानून उसकी इजाजत देता है, ये क्या है बेटा? लीगली परमिसिबल है। बस एक बात का खास ख्याल रखना, जो कंडीशन है जानू, वो कंडीशन ये है कि लीगली परमिसिबल होना जरूरी है, लीगली परमिटेड होना जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक सवाल करवाऊंगा, IFRS 13 का सवाल कराऊंगा। उस सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक इंसान के पास मिसाल के तौर पे एक रेजिडेंशियल लैंड है। कहा यह जा रहा है कि अगर उस रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर किया जाए तो उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज आ जाएगा। अच्छा, रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब सवाल ये होगा कि आप ये डिटरमिन करोगे कि क्या ये काम लीगली परमिसिबल है या नहीं है। तो उस सवाल के अंदर एग्जामिनर ने ये लिख के दिया हुआ है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है। एप्लीकेशन लिखी जाने का मतलब ये हुआ कि ये काम बजाते खुद अलाउड जरूर है। ये नहीं लिखा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि लीगली परमिटेड होना जरूरी है। आप उस सवाल के अंदर देखेंगे गवर्नमेंट ने अभी तक आपको अलाउ नहीं किया है, या आपकी पिटीशन पेंडिंग में है। लेकिन स्टैंडर्ड का भी यही कहना है कि लीगली अलाउड होना जरूरी नहीं है, लीगली परमिसिबल होना जरूरी है। एज लॉन्ग एज ये लीगली परमिसिबल है, यानी कानून के अंदर आपके ऑल्टरनेटिव यूज की गुंजाइश है, तो आप कंडीशंस को मीट होता हुआ पाया करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई चीज लीगली परमिटेड ही हो। पहली कंडीशन क्या है कि उस चीज का प्रैक्टिकली पॉसिबल होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कानून की नजर में कम से कम उस चीज की इजाजत जरूर होती हो, या ऐसा सिनेरियो जरूर होता हो कि इजाजत मिल जरूर जानी हो, लीगली परमिसिबल जरूर हो। और तीसरी बात क्या है? वारे में आती हो। प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लीगली तो आपको पता है सारे काम हो ही जाते हैं, जरा सी कायदे आजम की देर होती है। सवाल ये है कि क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बनाना फाइनेंशियली भी फिजिबल होगा, यानी क्या इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ पाएंगे कि वो आउटफ्लो को आउटवे कर जाएं? क्या इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ पाएंगे कि कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट इसी की राह के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, कि कोई भी नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट एग्जिस्टिंग यूज की बजाय ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर करने की कोशिश करेगा? आपको ये फैक्टर भी देखना है। तो देखो, सवाल आएंगे, सवाल के अंदर तुम्हारे सामने सिनेरियो होंगे, सवाल कराऊंगा, उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एज कमर्शियल लैंड भी यूज किया जा सकता होगा, एज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता होगा। आपको सवाल के जवाब में यह कहना होगा कि 3 कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। देखो कि क्या जो ऑल्टरनेटिव यूज बताया जा रहा है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लीगली परमिसिबल है, फाइनेंशियली फीजिबल है। अगर तीनों की तीनों कंडीशंस ऑल्टरनेटिव यूज के ऊपर पूरी उतर जाएं तो फिर आप ऑल्टरनेटिव यूज को कंसीडर करते हुए फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करना। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरी बातों का मतलब यह नहीं है कि हम अब्बास को घर से बाहर निकाल के यहां पे फैक्ट्री बना दिया करेंगे, अब्बास की जो मर्जी आती है वो करे, लेकिन फेयर वैल्यू हाईएस्ट और बेस्ट यूज के ऊपर ही कैलकुलेट होगी। और ऐसा हो सकता है कि एंटिटी का एग्जिस्टिंग यूज हाईएस्ट और बेस्ट यूज ना हो। समझ में आती है बात? अब देखो, ये तो एक स्पेसिफिक गाइडेंस है नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, इसके ऊपर कभी ना कभी SBR वाले जाके मेरे साथ सवाल भी करेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब चंद छोटी छोटी बातें और सुने और फिर IFRS 13 का अख्ताम हो जाया करेगा। एक और स्पेसिफिक बात जो कि IFRS 13 के अंदर बताई गई है वो ये बताई गई है कि फेयर वैल्यू निकालते हुए आप कौन कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ किया कर सकते हैं। 3 वैल्यूएशन टेक्निक्स की इजाज़त है। एक टेक्निक का नाम है मार्केट अप्रोच,
मार्केट अप्रोच एक ऐसी टेक्निक है जिसका मतलब ये है कि जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो आप मार्केट प्राइसेस को रेफर किया करें, यानी जो मार्केट के अंदर चल रही हो आपके लिए वही फेयर वैल्यू होनी चाहिए है। फिर एक और तरीका ये होता है, और ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे मिसाल के तौर पे मार्केट अप्रोच ना अप्लाई हो पाए, वो तरीका होता है कॉस्ट अप्रोच का। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एसेट है जिस स्पेसिफिक एसेट को मार्केट के अंदर नहीं पाया जाता, तो अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ पाई ही नहीं जाती तो आप स्पेसिफिकली मार्केट से वैल्यू कैसे उठा के लेकर आएंगे? उस केस के अंदर आप ये अज्यूम किया करेंगे कि सिंस के आप ही मार्केट के एक वाहिद पार्टिसिपेंट हैं जिसके पास वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज चीज़ है, तो आप ही की कॉस्ट मार्केट की प्राइसेस बना करेंगी, यानी आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टेक्निक चलाया करेंगे फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। नाउ दिस इज नोन एज द कॉस्ट अप्रोच। या तो मार्केट से प्राइसेस उठा के लेकर आओ, या फिर कोई ऐसा एसेट है जो मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद है, तो अपने पास से प्राइस मार्केट के अंदर लेके जाओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके लेके जाओ। और तीसरी अप्रोच होती है जिसको हम कहते हैं इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब ये होता है कि देखो किसी भी चीज़ की औकात उतनी ही होती है जितने उसके अगेंस्ट फायदे छुपे हुए हों, तो अगर तुम मार्केट अप्रोच ना कर पाओ, तुम कॉस्ट अप्रोच ना कर पाओ, तो बस तुम ये तलाश कर लिया करना कि एक चीज़ के अंदर कितने के फायदे तुम्हें नजर आते हैं, फिर जितनी भी इनकम्स तुम्हें किसी चीज़ के अंदर नजर आती हैं तुम उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया करना। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज हुआ करेगी, यानी जो कमाइयों का मजमुआ हुआ करेगा, जो एक्यूमुलेशन हुआ करेगी, इन क्यूमुलेटेड सम्स को हम क्या कह दिया करेंगे? फेयर वैल्यू कह दिया करेंगे। अक्सर ये जो इनकम अप्रोच होती है ना, ये अप्लाई होती है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स अक्सर ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि होते ही एंटिटी स्पेसिफिक है। नहीं, आपकी डेवलपमेंट है ना, वो मार्केट की डेवलपमेंट नहीं है। आपका पेटेंट है, वो मार्केट का पेटेंट नहीं है। आपका ट्रेडमार्क है, वो मार्केट का ट्रेडमार्क नहीं है। तो अक्सर इनटैंजिबल एसेट्स के केस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि आपका एसेट होता है, वो वाकई में स्पेसिफिक टू द एंटिटी होता है, तो उस केस के अंदर मार्केट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि कमाइयों के सम को देखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को देखा जाता है, इनकम अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ये 3 टाइप की टेक्निक्स वेराइटी ऑफ ओकेजन्स के ऊपर, वेराइटी ऑफ एसेट्स के लिए अलग अलग अलाउ है और अलग अलग फॉलो होती हैं। डन। अब एक और चीज़ देख लो, यह आखिरी चीज़ है IFRS 13 के लेक्चर के अंदर। इस चीज़ का नाम क्या है? इनपुट्स इन कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू। देखिए मेरे दोस्तों, हम ये बात समझते हैं कि अगर मुझे किसी लैंड की फेयर वैल्यू निकालनी है तो तरीका क्या था? मैं क्या लेता था? प्राइस पर स्क्वायर फुट, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया करता था टोटल स्क्वायर फुट से। यही काम हुआ करता था फेयर वैल्यू निकालने का तरीका। मानते हैं ना आप लोग इस बात को? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे फेयर वैल्यू निकालनी है तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ता है, कोई ना कोई मार्केट प्राइस इनपुट करनी पड़ती है फॉर्मूला के अंदर, तभी जाके आपके पास फेयर वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। भाई आपके लैंड के आपको स्क्वायर फीट तो पता ही होंगे ना, ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन कुछ एडिशनली इनपुट करना पड़ेगा, कुछ फेयर वैल्यू का इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके टोटल एसेट की फेयर वैल्यू निकल कर आएगी। हम सब ये लोग बात मानते हैं। डन। अब सवाल ये है कि जब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं तो एज एन इनपुट हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब IFRS 13 जो है ना, ऐसी फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए, यानी इनपुट्स को डिटरमिन करने के लिए एक हायरार्कियल अप्रोच फॉलो करता है। हायरार्कियल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक पहली प्रेफरेंस है, एक दूसरी प्रेफरेंस है, एक तीसरी प्रेफरेंस है। आप मेरे साथ देखेंगे मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बनाया हुआ है। पहले ऑब्वियस सी बात है लेवल 1 को फॉलो किया जाएगा, 1 ना हो पाए तो 2 को फॉलो किया जाएगा, 2 ना हो पाए तो 3 को फॉलो किया जाएगा। एक हायरार्कियल अप्रोच है इनपुट्स डिटरमिन करने के लिए। याद रखना, एम ये है, टारगेट ये है हमारा कि हम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को ज्यादा से ज्यादा रखें और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स को मिनिमाइज करें, यानी कम से कम रखें। सर एक सेकेंड, ये ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल क्या होता है? बेटा ऑब्जर्वेबल इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं जो कि हर एक को दिखाई देते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं, और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स वो इनपुट्स होते हैं जो कि हर एक को नहीं दिखाई देते बल्कि सिर्फ आपको दिखाई देते हैं।
ऑब्जर्वेबल इनपुट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो हर एक को दिखाई देते हैं, वो मार्केट स्पेसिफिक होते हैं, और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स हमेशा एंटिटी स्पेसिफिक होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। तभी अनऑब्जर्वेबल को मिनिमाइज करना है और ऑब्जर्वेबल जो कि सबको नजर आते हैं जो फैक्टर्स, उनको मैक्सिमाइज करना है। सर क्या मतलब, गौर से सुनो। IFRS 13 ये कहता है कि जब भी तुम फेयर वैल्यू निकालने जाओगे तो सबसे पहला लेवल तुम्हारा फेयर वैल्यू निकालने का ये होगा कि जब भी तुम फेयर वैल्यू निकालने जाओ तो हमेशा कोटेड प्राइस को रेफर किया करना। सर कोटेड प्राइस का मतलब क्या होता है? भाई तुम किसी भी एक्टिव मार्केट के अंदर जाना, चलती हुई मार्केट के अंदर जाना, और उस मार्केट के अंदर तुम्हारे एसेट या लायबिलिटी की जो भी वैल्यू चल रही हो, तुम हमेशा उसको रेफर कर लिया करना। ये तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। एक चलती हुई मार्केट की चलती हुई प्राइस को उठाना तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। इसको लेवल 1 कहा जाएगा। सर मिसाल दे के समझाओ। भाई मिसाल के तौर पे आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि IFRS 9 के अंदर अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उनको फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना जरूरी है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L या फेयर वैल्यू थ्रू OCI, लेकिन फेयर वैल्यू में मेजर करना जरूरी है। सबको याद है ना? तो भाई अगर आप फेयर वैल्यू में मेजर करना जरूरी है तो लॉजिकली सोचें कि मैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालूंगा। मैं सबसे पहले उठाऊंगा शेयर प्राइस और शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से। यही तरीकेकार होगा। इस फॉर्मूला के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए शेयर प्राइस इज द इनपुट, और ये शेयर प्राइस कहां से आनी चाहिए है? लेवल 1 ये कहता है कि ये शेयर प्राइस आनी चाहिए है किसी भी एक्टिव कोटेड मार्केट से। आप अगर कभी भी किसी भी शेयर्स की मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइएगा। वहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट एक चलती हुई वेबसाइट है, एक चलती हुई मार्केट है। उस चलती हुई मार्केट से अपने शेयर को ढूंढिएगा, अपने शेयर की प्राइस को ढूंढिएगा और उस एक्टिव कोटेड मार्केट प्राइस को रेफर कर लीजिएगा अपनी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। ये लेवल 1 है, ये लॉजिकल है। मैं ना भी कहता तब भी आप यही कर रहे होते। शेयर्स के लिए PSXC जाते और कहां चले जाते। लेकिन 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 अज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। अब अगर तुम्हारे पास किसी प्राइवेट कंपनी की शेयर्स हैं तो वो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक नहीं है। जब वो पब्लिक नहीं है तो वो किसी मार्केट पे नहीं है। जब वो किसी मार्केट पे नहीं है तो तुम मुझे बता दो कि तुम लेवल 1 कैसे फॉलो करोगे? तुम कर ही नहीं सकते। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई ऐसा एसेट या लायबिलिटी हो जो कि कोटेड ही नहीं है मार्केट के अंदर, वो प्रेजेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो अगर आपका एसेट या आपके शेयर्स प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं है मार्केट के ऊपर, तो लेवल 1 तो फॉलो नहीं हो सकता। अगर लेवल 1 फेल हो जाए तो आप हायरार्की के अंदर नीचे आ जाते हैं, आप लेवल 2 के ऊपर आ जाते हैं। लेवल 2 क्या कहता है कि आप एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस इस्तेमाल करें। अब देखें, क्वालिटी ऑफ फेयर वैल्यू थोड़ी कम हुई है अभी भी कोटेड प्राइसेस के ऊपर, लेकिन कह रहे हैं एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस को इस्तेमाल करें। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस? बेटा एडजस्टेड कोटेड प्राइसेस के अंदर लेवल 2 के अंदर आपका IFRS ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी प्राइवेट कंपनी की मिसाल के तौर पे कुछ शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो तुम एक काम करो, अपनी प्राइवेट कंपनी जैसी कोई पब्लिक कंपनी ढूंढो। यानी तुम्हें सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा? कोटेड प्राइस उठानी पड़ेगी ऑफ अ सिमिलर प्रोडक्ट, ऑफ अ सिमिलर एसेट, ऑफ अ सिमिलर कंपनी शेयर। तुम तो है भाई, तुम्हारी कंपनी की कोटेड प्राइस नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी कोई और कंपनी तो होती होगी ना, तुम्हारी इंडस्ट्री में कोई और कंपनी तो होती होगी ना, कोई और तो ऐसी कंपनी होगी जिसकी खुसूसियात तुम्हारी कंपनी से मिला करती होंगी। तो तुम क्या कर लिया करो कि तुम अपनी जैसी किसी कंपनी की कोटेड प्राइस उठाओ, शेयर प्राइस उठाओ। सर अगर मैं अपनी जैसी किसी और कंपनी की शेयर प्राइस उठाऊंगा तो सर वो तो उस कंपनी की शेयर प्राइस है, मैं उसको अपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? सही कह रहे हो, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे? तुम इस किसी और कंपनी की कोटेड प्राइस को अपने हालात और वाकयात के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, कुछ प्लस या कुछ माइनस करोगे, और फिर तुम्हारे पास आ जाया करेगी एक एडजस्टेड कोटेड प्राइस। जिस एडजस्टेड कोटेड प्राइस को तुम इस्तेमाल करोगे अपनी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन के अंदर। सर मिसाल दे दो भाई, मिसाल के तौर पे भाई आपकी एक कंपनी है, हम मिसाल ले लेते हैं, आपकी नेशनल फूड्स एक कंपनी है,
नेशनल फूड्स के बरक्स एक और कंपनी हम अज्यूम कर लेते हैं, शान फूड्स एक कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। आपके पास शान फूड्स कंपनी के शेयर्स हैं और आपको उन शेयर्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, क्योंकि IFRS 9 के तहत उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे नेशनल फूड्स की शेयर प्राइस, फिर आप नेशनल फूड्स की शेयर प्राइस को शेयर प्राइस के अंदर कुछ ऐड कर देंगे या कुछ लेस कर देंगे अपने हालात और वाकयात के मुताबिक। भाई मिसाल के तौर पे शान फूड्स की गियरिंग ज्यादा है, तो अगर शान फूड्स की गियरिंग ज्यादा है तो वो ज्यादा रिस्की कंपनी होगी, आपने 5% शेयर की वैल्यू गिरा दी। या फिर आपने ऐसे बोला कि भाई शान का मार्केट शेयर नेशनल फूड से ज्यादा है, तो अगर शान का मार्केट शेयर नेशनल फूड से ज्यादा है तो आप 5% से शेयर प्राइस बढ़ा दीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपको कोई अच्छी बात नजर आती है शान फूड्स के अंदर तो कुछ ऐड कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपको शान फूड्स के अंदर कुछ बुरी बात नजर आती है तो कुछ लेस कर दीजिएगा। यानी अपने हालात और वाकयात के मुताबिक पॉजिटिव्स को ऐड कर देना, नेगेटिव्स को लेस कर देना, और फिर करते 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 तुम कहां आ जाना, एक एडजस्टेड कोटेड प्राइस के ऊपर आ जाना, और इस एडजस्टेड कोटेड प्राइस को इस्तेमाल कर लेना अपने एसेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सर क्या ये जो एडजस्टेड कोटेड प्राइस हमने निकाली होगी ये ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ये पक्की है? नहीं, तभी तो ये लेवल 2 है। अगर डन की रिपोर्ट होती, अगर सबसे बेहतरीन क्वालिटी लेवल होता तो वो लेवल 1 था, कोटेड प्राइस। लेकिन अगर कोटेड नहीं है तो क्या करें, हाथ धर के बैठ जाए, मजबूरी है ना, तो एडजस्टेड कोटेड प्राइस के ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़े से ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को गिराना पड़ेगा और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आइडियली हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, लेवल 1 फेल हो तो लेवल 2 की तरफ जाया जाता है। अच्छा सर, मेरे पास मेरे एसेट ऐसा एसेट है जिसकी कोटेड प्राइस भी नहीं है और मैं दुनिया में अनोखा ही हूं, मेरे जैसा कोई और भी नहीं है, तो ना सर आप कोटेड प्राइस फॉलो कर सकते, ना आप एडजस्टेड कोटेड प्राइस फॉलो कर सकते। अब बोलो, तो भैया अगर आप लेवल 1 भी नहीं कर सकते और आप लेवल 2 भी नहीं कर सकते तो आपको लेवल 3 के ऊपर आना पड़ेगा। और लेवल 3 होता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स का मतलब क्या होता है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी वही अपने टीचर की पुरानी बात के ऊपर जाना पड़ेगा कि देखो किसी भी चीज की औकात उतनी होती है जितने उसके अगेंस्ट फायदे छुपे हुए होते हैं। आप वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के जरिए अपने एसेट की या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लीजिएगा। लेकिन जरा सोचो कि यहां आते आते तक अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स बढ़ चुके हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज आप डिटरमिन करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर आपका होगा, प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे। यहां इंडिपेंडेंस कम है तभी इसको लेवल 3 के ऊपर रखा गया है। यहां मार्केट की प्राइसेस थी, इंडिपेंडेंस ज्यादा थी, तभी इसको लेवल 1 के ऊपर रखा गया था। ये उसूल मेरे दोस्तों आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो, आज शुरू से लेके जो IFRS 13 के अंदर जो भी पढ़ा, अगर वो एक एक लफ्ज दर हकीकत वक्त लगा लगा के समझ में आता है तो SBR वालों, स्पेसिफिकली तुम लोगों से बात कर रहा हूं, फिर आगे बात की जा सकती है, वरना फिर आगे पास पेपर्स तक बात नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत बड़ा आलू हो जाया करेगा। क्लियर होती है बात? इसको रिवाइज करें, फिर आगे चल के हम पास पेपर्स के ऊपर बात करते हैं। डन होती है?